Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map and I am Ria and today we are going to cover day 9 of CPC. So CPC in 10 days वाली हमारी प्लेलिस्ट में आज हमारा है डे 9 एंड स्पेशल सूट्स का पार्ट 2. सो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला स्लाइड है मीनिंग. ठीक है, समरी प्रोसीजर इज अ स्पेशल एंड फास्टर मोड ऑफ डिसाइडिंग सिविल सूट. सो समरी प्रोसीजर क्या होता है ये हम समझ रहे हैं इसमें सबसे पहले. तो ये सबसे स्पेशल होता है, सबसे फास्टर होता है, एक मेथड होता है तो डिसाइड करता है सिविल सूट्स को, जहाँ पे डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं, काफी क्लियर होते हैं और एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, लाइक बेस्ड ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट. इन सच सूट्स दिस कोर्ट assumes that the defendant does not have a strong defense unless he proves otherwise. Therefore the law limits the defendant's right to contest the case. तो इस केस में, इन केसेस में ये होता है कि डिफेंडेंट के पास ना इतना कुछ नहीं होता है प्रूफ करने के लिए, और मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी क्विकली निपटा लिए जाते हैं इनमें. जैसे कि आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे ना आपकी जो, जैसे आप किसी मनी के ऊपर केस लड़ रहे हैं कि आप कोई जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, कुछ 10 लाख के ऊपर लड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा, या फिर चेक के ऊपर लड़ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि पहले से ही अमाउंट डिसाइडेड होता है. और इस केस में ज्यादा हाँ और ना वाला एक होता है कि आपके एविडेंस अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो यस, और नहीं कर रहे हैं तो नो. इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं होता कि एक नई चीज, नई स्टोरी निकल के आएगी, नया ट्विस्ट निकल के आएगा, जल्दी खत्म हो जाते हैं कुछ तारीखों में ये. सो दैट इज कॉल्ड समरी सूट. ठीक है, इन नॉर्मल सिविल सूट्स बोथ पार्टीज गेट फुल अपॉर्चुनिटीज. अब नॉर्मल सिविल सूट में दोनों पार्टीज को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फाइल प्लीडिंग्स, लीड एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिन विटनेसेस एंड आर्ग्यू द मैटर. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए एक नॉर्मल सिविल सूट में एक पार्टी को ये सारी चीजों का टाइम मिलता है, मौका मिलता है. बट अंडर ऑर्डर 37 दिस लॉन्ग प्रोसेस इज अवॉइडेड. तो इतना लंबा प्रोसेस जो है ना, इसे अवॉइड किया जाता है ऑर्डर 37 के अंडर. ठीक है, एंड इंश्योर किया जाता है कि स्पीडी जस्टिस हो, यानी कि जस्टिस जल्दी मिले. ठीक है, और खासकर मैं बता रही हूँ आपको, पैसों के मामलों में ज्यादा यूज होता है, स्पेशली इन मनी रिकवरी केसेस. देखो लिखा भी है. अब डेफिनेशन की बात करते हैं. ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स अ समरी रेमेडी. अब ऑर्डर 37 सीपीसी में प्रोवाइड होती है हमारे को ये समरी रेमेडी फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सूट्स विच वेयर द प्लेंटिफ्स क्लेम इज बेस्ड ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. जो प्लेंटिफ का क्लेम है वो किस चीज पे बेस्ड होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है और नेगोशिएबल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है, सॉरी. एंड द डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड टू डिफेंड द सूट एज अ मैटर ऑफ राइट. और डिफेंडेंट जो है उसे नहीं होता है डिफेंड करना सूट को, ठीक है, एक मैटर ऑफ राइट, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई होती है. तो फिर डिफेंडेंट के पास क्या है बोलने के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो. So the defendant can defend the suit only after obtaining permission of the court. अगर डिफेंडेंट को जेन्युइनली कुछ है ऐसा जो वो बहुत अच्छे से बता सकता है, जिससे एकदम पलट सकता है मैटर, तो वहां पे उसे कोर्ट की इजाजत चाहिए, परमिशन चाहिए, तभी वो बता पाएगा. ठीक है, नोन एज लीव टू डिफेंड. ठीक है, इसे कहते हैं नोन एज लीव टू डिफेंड, लाइक लीव टू डिफेंड. ओके. ओके, नाउ व्हाई ऑर्डर 37 इज नीडेड. ऑर्डर 37 की जरूरत हमें क्यों होती है? मैनी डिफेंडेंट्स डिले पेमेंट बाय फाइलिंग फॉल्स डिफेंसेस. बहुत से डिफेंडेंट जो है वो डिले करते हैं पेमेंट को, फॉल्स डिफेंसेस फाइल करते हैं, इसलिए समरी सूट में जाना पड़ता है प्लेंटिफ को ताकि उसके पैसे जल्दी निकल पाए. देन क्रेडिटर सफर्स ड्यू टू लॉन्ग लिटिगेशन. जो क्रेडिटर्स है यानी जिसके पैसे फंसे हुए हैं उसको तो लंबे लिटिगेशन प्रोसेस से निकलना पड़ता है, क्या पता उसे उस पैसों की जरूरत हो. ठीक है, नाउ कोर्ट्स आर ओवरबर्डन विद रिकवरी केसेस. जो कोर्ट है वो ऑलरेडी रिकवरी केसेस से बहुत ओवरबर्डन होते हैं, वो भी चाहते हैं कि केसेस को जल्दी जल्दी निपटाया जाए, बट वो बाउंड है, जो प्रोसीजर है उसके साथ ही चल सकता है कोर्ट. तो समरी सूट में वो प्रोसीजर कहीं ना कहीं कट जाता है. सो ऑर्डर 37 इंश्योर्स क्विक डिस्पोजल ऑफ क्लियर कट केसेस. जो ऑर्डर 37 है वो क्या इंश्योर करता है कि क्विकली डिस्पोज हो जाए, क्लियर कट हो जाए केसेस. ठीक है, नाउ सूट रिकवर्ड अंडर ऑर्डर 37. जो सूट ऑर्डर 37 में रिकवर होते हैं. Order 37 applies only when the liability is certain and fixed. Order 37 तभी अप्लाई होता है जब एक liability certain होती है, fixed होती है, based on documents होती है and not dependent on lengthy evidence, जहाँ पे लंबे लंबे evidence की जरूरत नहीं होती है. So it mainly includes suits based on bill of exchange. कौन से suits इसमें include होते हैं? bill of exchange जैसे suits, जैसे written order हो जिसमें to pay money. ठीक है, हंडीज यानी कि traditional negotiable instruments, then promissory notes, written promise to pay, written contracts, signed agreements, and guarantees. Promise to pay on
डिफॉल्ट। तो इस टाइप के, मुझे नहीं लगता इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये इस टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं, इस टाइप की जो केसेस होते हैं जिसमें पैसे इजीली बाहर निकल भी आ सकते हैं, ज्यादा कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता, उनमें कोर्ट समरी सूट लगाती है, ठीक है। नाउ की कॉन्सेप्ट्स यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लीव टू डिफेंड, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। लीव टू डिफेंड का क्या मीनिंग है? अब देखो यहाँ पे ये लीव टू डिफेंड आया था, नोन एज लीव टू डिफेंड, यानी परमिशन होती है, ऑब्टेन की जाती है डिफेंडेंट के थ्रू कोर्ट से, कि वो भी अपना बचाव, उसे भी मौका मिले, वो अपने बचाव की बात रख सके कि मुझे क्यों पैसे नहीं देने चाहिए। So leave to defend is the heart of Order 37. The defendant must convince the court that his defense is genuine. तो पहले defendant को court को convince करना पड़ेगा कि जो उसका defend है वो genuine है, and the case require a trial, और इस case को सुनवाई की जरूरत है, इसे trial की जरूरत है. So the court may first, ठीक है, grant unconditional leave, फुल ट्रायल अलाउड। तो कोर्ट इसमें क्या क्या कर सकती है? पहला तो अनकंडीशनल लीव ग्रांट कर सकती है कि आपको फुल ट्रायल अलाउड, अच्छे से बताइए। देन सेकंड क्या कर सकती है? वो ग्रांट कंडीशनल लीव, इसमें यहाँ पे कंडीशनल लीव भी मतलब ऑप्शंस है, ठीक है, ये सब नहीं अलाउ हो सकता है, इनमें से कोई एक चीज अलाउ हो सकती है। ग्रांट कंडीशनल लीव, डिफेंस अलाउड आफ्टर डिस्पोजिंग मनी और सिक्योरिटी। देन रिजेक्ट, थर्ड क्या ऑप्शन है हमारे पास? रिजेक्ट लीव, इमीडिएटली डिक्री पास कर देगी, रिजेक्ट कर देगी उस लीव को कि हमें आपकी बात नहीं सुननी है। तो डिटेल एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अ बिजनेस सप्लाइज गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख टू अनदर कंपनी, एक बिजनेस सप्लाई करता है गुड्स जो कि वर्थ है रुपीज 10 लाख दूसरी कंपनी को एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। सो द पेमेंट इज मेड, पेमेंट हो जाती है। द सप्लायर फाइल्स अ सूट अंडर ऑर्डर 37, जो सप्लायर है वो सूट फाइल करता है ऑर्डर 37। द डिफेंडेंट क्लेम्स ही डज नॉट वांट टू पे बट लाइक द डिफेंडेंट क्लेम्स ही डज नॉट वांट टू पे बट गिव्स नो प्रूफ, डिफेंडेंट कहता है मुझे पे नहीं करना है, बट वो कोई प्रूफ भी नहीं देता है। सो द कोर्ट रिजेक्ट्स लीव टू डिफेंस, तो जो लीव टू डिफेंड का, जो डिफेंडेंट का पक्ष रखने का टाइम था, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड डिक्री पास कर दी सप्लायर के फेवर में, ठीक है। आते हैं हम केस लॉ पे। Mechanic Engineers versus Basic Equipment Corporation 1976. The Supreme Court clarifies that court must balance स्पीड विथ फेयरनेस। तो कोर्ट को ये नहीं कि स्पीड में चल रहे हैं तो उनको जस्टिस नहीं देना है, पार्शालिटी करनी है, फेयरनेस नहीं दिखानी है, कोर्ट को दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, स्पीड विथ फेयरनेस। जेन्युइन डिफेंस मस्ट बी हर्ड, जेन्युइन डिफेंसेस जो है उन्हें सुनना पड़ेगा। कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट कुछ ऐसा बोलना चाहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे जस्टिस डिपेंड होता है जिस पर, तो डेफिनेटली कोर्ट को डिफेंडेंट की बात भी सुननी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि समरी सूट है तो मैटर को ऐसे ही निपटा दो, जैसा मैंने आपको बताया है कि कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। बट फॉल्स डिफेंस शुड नॉट बी डिले जस्टिस, तो इस केस में आपको समरी सूट में फायदा मिलता है अगर आपको लगता है कि डिफेंडेंट जो है अननेसेसरी फॉल्स क्लेम्स करके केस को लेट कर रहा है, पैसों को देने में लेट कर रहा है, देरी कर रहा है, और इस बात का फायदा उठा रहा है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में लंबा टाइम निकल जाएगा, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है, तो वो कोर्ट नहीं अलाउ करेगी समरी सूट में। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। एस साइंस अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वाई, एस ने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया, ठीक है, किसके फेवर में? वाई के फेवर में। अब एक्स जो है वो फेल करना, मतलब एक्स पे करना फेल हो गया, ठीक है, एक्स ने पे नहीं कर पाया, ओके। सो जो वाई सो जो वाई है वो फाइल करता है एक समरी सूट, जो वाई है वो समरी सूट फाइल करता है, एंड एक्स डज नॉट अपीयर, और एक्स अपीयर नहीं होता उसमें, तो वाई के जो उसमें है डिक्री, उसके फेवर में डिक्री पास हो जाती है, कोर्ट पास कर देता है। कोर्ट इतना कह सकते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में इतना ड्रामा नहीं झेलेगा, ठीक है। टेनेंट साइंस अ रिटन अग्रीमेंट, एक टेनेंट है जो रिटन अग्रीमेंट साइन करता है टू पे एज बट लेटर डिनाइज लाइबिलिटी, फिर उसके बाद वो बाद में डिनाई कर देता है लाइबिलिटी को विदाउट एनी प्रूफ, वो भी बिना किसी प्रूफ के। तो लीव टू डिफेंड वो उसका रिजेक्ट हो जाता है कि भाई डिफेंडेंट को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी पक्ष रखे और वो हार जाएगा केस इस मैटर में। ओके, नाउ suits relating to public nuisance section 91 CPC, इसका मीनिंग क्या है? Public nuisance refer to any act or omission that affects the comfort, health or safety or convenience of the public as a whole। अगर आप एक LLB स्टूडेंट है, you should know the meaning of public nuisance, और नहीं पता तो इस वीडियो से समझ लो, फिर भूलना मत कभी भी। सो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसकी वजह से पब्लिकली, पब्लिक में किसी का कंफर्ट, हेल्थ, सेफ्टी या कोई की कन्वीनियंस जो है, ये सारी चीजें दाव पे लग जाए, यानी मतलब इनमें प्रॉब्लम हो जाए,
ठीक है. सो अनलाइक प्राइवेट न्यूसेंस की तरह नहीं, इट डज नॉट कंसर्न एन इंडिविजुअल अलोन. तो यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस एक बड़े होल, एक लोगों की बात करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, पूरे कम्युनिटी की बात करता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल की. नाउ डेफिनेशन की बात करते हैं हम इसकी. सेक्शन 91 सीपीसी एम्पावर्स द कोर्ट टू टेक एक्शन. ठीक है. मैं एक्चुअली ना आ गई हूँ आपको समझाने के लिए डेफिनेशन पे, बट आई एम स्टिल ओवर थिंकिंग. मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जो पीछे इंग्लिश बोली वो करेक्ट थी या नहीं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे. सो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ एंड से दैट की लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. ओके. Yeah. So Section 91 CPC empowers the court to take action against public nuisance. जो Section 91 है CPC का, वो empower करता है, वो पावर देता है कोर्ट को कि वो एक्शन ले सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट, खिलाफ, इवन इफ नो इंडिविजुअल कैन प्रूव स्पेशल और पर्सनल डैमेज. चाहे कोई इंडिविजुअल प्रूव ना कर पाए कि स्पेशल या पर्सनल डैमेज है. तो द फोकस इज ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. जो फोकस होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट पे होता है, प्राइवेट राइट्स पे नहीं होता है इसके अंदर. ठीक है. तो ये बात करता है पब्लिक न्यूसेस की, क्योंकि प्राइवेट या इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है. वाई सेक्शन 91 इज इंपॉर्टेंट. अब सेक्शन 91 इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोटेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी को, प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पब्लिक स्पेसेस एंड अलाउ सिटीजंस टू अप्रोच कोर्ट्स, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज. ठीक है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाइए. ओके. हु कैन फाइल द सूट. कौन सूट फाइल कर सकता है इसमें? एडवोकेट जर्नल, यानी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. देन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन कोर्ट की परमिशन से. ये इंश्योर करता है दैट फ्रिवलेस सूट्स आर अवॉइडेड. मतलब जो भी ऐसे सूट्स है ना जिसमें कोई, या तो गलत है, आप गलत सेक्शन के अंडर कर रहे हो, या फिर ऐसे सूट्स जिसमें कोई दम नहीं है, जो कोई पॉइंट ही प्रूव कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है जो उसमें केस की जरूरत हो, इस टाइप के फेक सूट्स हो गए, या तो इन सबको अवॉइड करता है. क्योंकि इसीलिए मतलब क्यों मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आता है ना कि अगर किसी सिटीजन को भी करना है, लाइक किसी पर्सन को भी करना है, दो पर्सन, दो से ज्यादा, तो उनको कोर्ट की परमिशन चाहिए. तो फिर अगर पर्सन कर रहे हैं तो वहां पे एक एडवोकेट होता है, वो तो इस बात को समझ पाता है कि कोर्ट किस टाइप के सूट्स को एंटरटेन करेगा. लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके लिए हर चीज गलत हो सकती है, लेकिन कोर्ट की नजरों में वो कितनी गलत है ये मैटर करती है, कि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो. नाउ रिलीफ अंडर सेक्शन 91. द कोर्ट में पहला रिलीफ क्या दे सकता है? इशू इंजंक्शन टू स्टॉप न्यूसेंस. सेकेंड रिलीफ क्या दे सकता है? ऑर्डर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, की ऑर्डर दे सकता है कि आप न्यूसेंस को रिमूव करो, और जो भी आप कैसा कर रहे हो जिससे पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो रही है, जस्ट रिमूव दैट, उसे रोक दो अभी की अभी, खत्म कर दो उसे. पहले ऑप्शन को भी मैं एक बार दोबारा आके समझा देती हूँ. इशू इंजंक्शन, इंजंक्शन इशू करते हैं ना, बीच में ही ऑर्डर पास कर देते हैं उसी टाइम पे स्टॉप करने का. जैसे कोर्ट ने बोल दिया इंजंक्शन पास कर रहा हूँ कि अभी इस चीज को रोक दो, तो रोकना पड़ेगा उसी सेकेंड से. ठीक है. नाउ पास प्रिवेंटिव डायरेक्शन, तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डायरेक्शन जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो. नाउ डिटेल्ड एग्जांपल हम लेते हैं इसका. लोकल अथॉरिटी अलाउज गार्बेज, एक लोकल अथॉरिटी है जो अलाउ करती है गार्बेज टू पाइल अप इन अ पब्लिक एरिया. ठीक है. कि गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो रहा है, पाइल अप हो रहा है पब्लिक एरिया में, जिससे एक हेल्थ हजार्ड्स कॉज हो रहे हैं. सो जो रेसिडेंट्स है वो कोर्ट अप्रोच करते हैं अंडर सेक्शन 91 और सीक करते हैं डायरेक्शंस टू रिमूव द न्यूसेंस. तो ये ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड मैटर, गुड एग्जांपल. तो वहां पे उनको वो मिल जाएगा राइट. ठीक है. कि वो गार्बेज वहां से हटेगा. केस लॉ. म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दचांद 1980. The Supreme Court held that lack of funds is no excuse for public authorities to ignore public nuisance affecting basic rights. यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये क्या था कि जो लैक ऑफ फंड्स है, यानी जो फंड्स की कमी होती है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है पब्लिक अथॉरिटीज का, कि वो इग्नोर करे जो भी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, जो भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, जो भी पब्लिक अफेक्ट हो रही है, और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं. इसकी इलस्ट्रेशन देखिए तो इलीगल होर्डिंग ब्लॉक पब्लिक रोड्स. अगर आप इलीगल होर्डिंग कर रहे हो जिससे पब्लिक रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो सिटीजन फाइल कर सकते हैं सूट अंडर सेक्शन 91. या फिर फैक्ट्री स्मोक जो है वो अफेक्ट कर रही है पूरी लोकेलिटी को, तो कोर्ट ऑर्डर्स इंस्टॉलेशन, कोर्ट इसमें ऑर्डर कर सकता है इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स. ठीक है. सो इवन द अथॉरिटीज है जो कुछ काम कर रही हैं वो भी नहीं बच सकती. अगर सिटीजन्स को प्रॉब्लम है तो लोगों की बेसिक ह्यूमन राइट्स डिस्टर्ब करने का हक किसी को भी नहीं है. सो इस के थ्रू, इस सेक्शन के थ्रू वो लोग जा सकते हैं कोर्ट. नाउ सूट्स रिलेटेड टू पब्लिक ट्रस्ट, सेक्शन 92 CPC. Section 92 deals with disputes
ऐसे डिस्प्यूट्स जो रिलेटेड है पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के, ठीक है। दीज ट्रस्ट एग्जिस्ट फॉर पब्लिक बेनिफिट, ये जो ट्रस्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं पब्लिक बेनिफिट के लिए, एंड देयर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, और इनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एक पब्लिक कंसर्न मैटर है कि ये चीजें ठीक से रन करनी चाहिए। अब इसका डेफिनेशन समझे हम यहाँ पे, तो सेक्शन 92 सीपीसी एक प्रोवाइड करती है, लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ताकि प्रोटेक्ट कर सके पब्लिक ट्रस्ट को उसके मिसयूज होने से, उसका मिसमैनेजमेंट होने से और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, यानी उसे जिस चीज के लिए इकट्ठा किया गया है, जिस चीज के लिए उसे यूज करना, वही चीज के लिए वो यूज हो, उसका मिसमैनेजमेंट मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये लोगों का हक है भाई, ये पब्लिक के लिए है ये। सो बाय अलाउइंग कोर्ट सुपरविजन एंड करेक्टिव मेजर्स, तो कोर्ट को अलाउ करती है कि इसके ऊपर एक सुपरविजन रखो और एक करेक्टिव मेजर्स इसके लिए लेकर आओ ताकि कोई इससे गलत फायदा ना उठा सके। अब ये क्यों एग्जिस्ट करता है ये वाला सेक्शन? ट्रस्ट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पब्लिक, ताकि उन पर ट्रस्ट बना रहे जो प्रॉपर्टी पब्लिक से बिलोंग करती है, जहाँ पे पब्लिक आना जाना कर सकती है, इंडिविजुअली किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ट्रस्टीज होल्ड प्रॉपर्टी इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, यानी कि ट्रस्टीज को जिस तरीके से प्रॉपर्टी को रखना चाहिए, ट्रस्ट होता है लोगों का जो उनकी मतलब उनके इंटरेस्ट से ऊपर उनको दूसरों को रखना, एक रिलेशनशिप होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, उनको उस कैपेसिटी का ध्यान रखना होगा, उन्हें जो चीज़ सौंपी गई है, जिस तरीके से सौंपी गई है, जिस तरीके से रखने के लिए सौंपी गई है, उनको उस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ कोर्ट एक्ट्स एज प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो कोर्ट है वो एक्ट करती है किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट में, कि जो पब्लिक के लिए अच्छा होगा उसी तरीके का डिसीजन लिया जाएगा, इनफैक्ट लॉ को ध्यान रखते हुए। देन कंडीशंस फॉर अप्लाइंग सेक्शन 92, ट्रस्ट मस्ट बी पब्लिक, ठीक है। सो जो ट्रस्ट है वो पब्लिक का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसमैनेजमेंट, अगर जैसे कि पब्लिक का ट्रस्ट हुआ है या फिर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है या मिसमैनेजमेंट ऐसा कुछ भी हुआ है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तभी अप्लाई होता है। एंड कोर्ट परमिशन इज कंपल्सरी, कोर्ट की परमिशन इसमें कंपल्सरी होती है। एंड और रिलीफ जो होता है वो भी ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बेनिफिट में हो। तो बेसिकली पूरा जो पड़ता है ये आता है पब्लिक इंटरेस्ट, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ रिलीव्स, कोर्ट में फर्स्ट रिमूव डिसऑनेस्ट ट्रस्टीज, कोर्ट को डिसऑनेस्ट ट्रस्टीज को रिमूव करना है, ऐसा कुछ रिलीफ कोर्ट पास कर सकती है। देन अपॉइंट न्यू ट्रस्टीज, ऑर्डर प्रॉपर अकाउंटिंग या फिर फ्रेम स्कीम्स फॉर मैनेजमेंट। तो इस तरीके की चीजें कोर्ट रिलीफ में पास कर सकती है, ठीक है, दे सकती है। एग्जाम्पल है ट्रस्टीज ऑफ अ पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट, एक ट्रस्टीज है, एक मतलब ट्रस्टीज है पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट के, डाइवर्ट फंड्स फॉर पर्सनल यूज, और उन्होंने पर्सनल यूज के लिए अपने जो फंड्स थे जो पब्लिक इंटरेस्ट में आए थे, पब्लिक एजुकेशन के लिए आए थे, उसे पर्सनल यूज में डाइवर्ट कर लिया। तो कंसर्न सिटीजन, जो सिटीजन इससे जिनको प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने कोर्ट अप्रोच किया सेक्शन 92 के अंडर कोर्ट की परमिशन लेने के बाद। सो नाउ केस लॉ इसका है, मतलब ये एक एग्जाम्पल था, अब एक केस लॉ है। मतलब ये इस एग्जाम्पल में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि कब जा सकते हैं कोर्ट, किस तरीके से परमिशन ले सकते हैं, कैसे केसेस में, क्योंकि अभी हमने ट्रस्टीज के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। केस लॉ है विद्योदया ट्रस्ट वर्सेस मोहन प्रसाद 2008। The Supreme Court clarified that Section 92 cannot be used to settle personal dispute। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 92 को लाइक कैन नॉट बी यूज, इसे यूज नहीं करा जा सकता है पर्सनल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। इट इज मेंट ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, ये सिर्फ किस लिए बना है, पब्लिक ट्रस्ट के लिए। इसका इलस्ट्रेशन देखें तो टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, तो आपको पता है टेम्पल के ट्रस्टीज होते हैं, तो टेम्पल ट्रस्ट लैंड इज सोल्ड इलीगली। अब एक एग्जांपल ये है कि एक टेम्पल ट्रस्ट की लैंड थी, उसे इलीगली सोल्ड कर दिया, कोर्ट इसमें इंटरवेन करेगी सेक्शन 92 के अंडर। फिर एक दूसरा एग्जांपल आता है जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट था, वो फेल हो गया टू मेंटेन अकाउंट्स, वहां पे भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है ऑडिट एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो यहाँ पे कोर्ट को बीच में आना ही पड़ेगा जहां पे कोर्ट को लग रहा है कोई ना कोई घोटाला चल रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, ऑर्डर 21 एंड 22 सीपीसी, ठीक है। एग्जीक्यूशन इज द स्टेज, एग्जीक्यूशन कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे जो कोर्ट है वो इंश्योर करती है कि जो उनकी जजमेंट है उसे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने जो भी जजमेंट पास की है उसको पूरा करना जरूरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कोर्ट ने बोल दिया हमारे अगेंस्ट है हम पूरा नहीं कर रहे, कोर्ट ने बोला पैसे देने को हम नहीं दे रहे,
जो करना है कर लो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो अ डिक्री हैज नो वैल्यू अनलेस इट इज एग्जीक्यूटेड। तो वो उस कोर्ट का वो टाइम इतना लिया जो किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो। एग्जीक्यूशन कन्वर्ट्स अ लीगल राइट इनटू अ रियल बेनिफिट। तो एग्जीक्यूशन जो है वो एक लीगल राइट को एक रियल बेनिफिट में कन्वर्ट करता है। एग्जीक्यूशन इज द लीगल प्रोसेस। एग्जीक्यूशन एक लीगल प्रोसेस होता है बाय विच अ डिक्री होल्डर एनफोर्सेस द जजमेंट, जिससे एक डिक्री होल्डर जो है वो एनफोर्स कर जाता है जजमेंट को ऑफ द कोर्ट थ्रू वेरियस मोड्स प्रोवाइडेड अंडर द सीपीसी। इसके लिए अलग अलग मोड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, यानी अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है तो अब वो हो गया है, अब आपको वो चीज करनी पड़ेगी चाहे कैसे भी करो आप, ठीक है। ऑर्डर 21 मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। जैसे आपको पैसे देने को बोला, आप नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, अटैच कर दी जाएगी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी जाएगी, आपके पैसे निकलवाने किसी भी तरीके से आपसे तो। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आप ही कर सकते हैं तो अरेस्ट और डिटेंशन हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है, बता रही हूँ ना, जहाँ पे आपसे पैसे किसी और तरीके से नहीं निकलवाए जा सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ठीक है, जो कोर्ट है वो एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा, मैनेज करेगा, जो कंट्रोल करेगा और रिसीवर सारी चीजें। एग्जाम्पल है, ए विंस अ डिक्री फॉर ₹5 लाख। जो ए है वो 5 लाख रुपीज की डिक्री है जो विन करता है, और जजमेंट होता है, डेटर जो है वो रिफ्यूज कर देता है पे करने से, तो कोर्ट अटैच करता है एंड ऑक्शन करता है उसकी प्रॉपर्टी को ताकि उस अमाउंट को रिकवर किया जाए। ऑर्डर 22 डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी, ठीक है। ऑर्डर 22 इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी of legal proceedings even if a party dies or become insolvent। तब भी legal proceedings चलती रहे चाहे पार्टी डाई होती है या फिर इंसॉल्वेंसी आ जाती है। अबेटमेंट, if legal representatives are not brought on record within prescribed time। जो legal representatives है अगर उनको आप नहीं लेकर आते on record, वो भी prescribed time में जो कोर्ट ने प्रोवाइड किया है, तो जो सूट है वो अबेट हो जाएगा। मीनिंग है इसका, it comes to an end, यानी जिसने किया है ये चीज तो उसको ध्यान रही थी ना, उसको प्रॉब्लम थी। केस लॉ, घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया 1984। The Supreme Court emphasized the court should focus on delivering रियल जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एम्फेसाइज किया, जोर दिया इस बात पे कि जो कोर्ट है उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो डिलीवर करे रियल जस्टिस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, नॉट टेक्निकल हर्डल्स। एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक रियल जस्टिस आना चाहिए, कोई टेक्निकल हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, ताकि आगे चल के भी दिक्कत आ जाए और वो एग्जीक्यूट ना हो पाए जो ऑर्डर दिया गया कोर्ट के थ्रू। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। जजमेंट डेटर्स dies during execution, his legal heirs are made parties। जैसे अगर जिसको पैसे देने हैं, एग्जीक्यूशन करने का जब टाइम आता है वो मर जाता है, तो अब उसके जो लीगल हेयर्स है, यानी जो उसके वारिस है, उसके प्रॉपर्टी के जो वारिस होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी पे उसका हक रखते हैं, वो देंगे पैसे उसकी जगह। ऐसा थोड़ी ना कि जिसके पैसे हैं उसने इतना लंबी लड़ाई लड़ी उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज अटैच टू सेटिस्फाई अ डिग्री। गवर्नमेंट अटैच, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर, तो उसकी सैलरी अटैच हो सकती है डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, if that person who has to pay is a government employee then। So that's it in this video। I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट करना जरूर मत भूल लाइक कमेंट करना मत भूलना, बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।